हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ आशु में। आज का हमारा टॉपिक है बिहार की राज्य व्यवस्था, जिसमें हम बिहार के राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे और ख़ास तौर पर यह टॉपिक अभी हाल ही में होने वाली एईडीओ एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम और बिहार सीजीएल इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जैसे जो भी बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, अगर वह भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़े हैं तो उन्हें यहाँ से बहुत मदद मिलेगा और बहुत सारी जानकारी उनके पास पहले से अवेलेबल है। तो कह रहा है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है, राज्य का जो काम है किसके नाम से किया जाता है, तो राज्य का सारा काम राज्यपाल के नाम से किया जाता है। भले ही वह वास्तविक प्रमुख हो, सॉरी नाम मात्र का ही प्रमुख क्यों ना हो, लेकिन सारा काम राज्यपाल के नाम से किया जाता है। सेम कंडीशन भारत पे देखा जाए, सेंटर के स्तर पे तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, भले वह क्यों न कठपुतली हो। दूसरा प्रश्न है हमारे बीच कि राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो सेम चीज को दोहराया गया है, वर्ड अलग अलग है, तो यहाँ भी राज्यपाल ही होगा कि राज्य का वैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी राज्य में जो राज्यपाल है, अलग अलग राज्यों में उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। ठीक है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता और अर्हता। जैसे हम लोग देख चुके हैं कि राष्ट्रपति के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, तो कुछ प्रावधान राज्यपाल के लिए भी है। तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई विदेशी नागरिक राज्यपाल या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, तो यहीं पे राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए आपको 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है। साथ ही साथ वह लाभ के किसी भी पद पे आसीन नहीं हो। जैसे भारतीय संविधान में कुछ पदों को लाभ के पद से मुक्त रखा गया है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी पदों को, या फिर मंत्रियों को, खासतौर पे लोकसभा या राज्य विधानसभा के मंत्रियों को लाभ के पद पे नहीं माना जाता है, क्योंकि यह बहुत लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को लूट खसोट के सेवा करते हैं, तो यह सेवा का पद है। तो उपयुक्त सारे ऑप्शन डी सही होगा। पांचवा प्रश्न हमारे बीच है, राज्यपाल राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है। तो यह बेसिकली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक राष्ट्रपति के मन मुताबिक काम करेगा, तब तक यह अपने पद पर रहेगा। और राष्ट्रपति भी यहाँ कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि यह एज अ मंत्री परिषद ही उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करवाती है। तो मंत्री परिषद के अकॉर्डिंग जब तक राज्यपाल काम करेगा, जहां उसके लीक से बाहर गया तो सीधे आप आउट ऑफ स्टेट हो जाएंगे। अगला हमारा छठा प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कि राज्य का जो राज्यपाल है किसको किसको नियुक्त करता है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है, जैसे सेंटर के स्टेट पर अटॉर्नी जनरल होते हैं आर्टिकल 76 के तहत। सेम कंडीशन राज्य में होता है कि अधिवक्ता यानी राज्य का जो सबसे प्रमुख न्यायिक वकील कह सकते हैं उसे, न्यायविद हो सकता है, तो यह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जैसे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है एक स्टेट में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे कोर्ट हैं, उनमें इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसके बाद जेपीएससी, बीपीएससी जैसे जितने भी संवैधानिक पद हैं, उनके भी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यह हमारा छठा प्रश्न कंप्लीट। सातवां प्रश्न है हमारे बीच, राज्य के राज्यपाल के संबंध में गलत कथन कौन सा, यानी गलत कथन कौन सा, इस पे चर्चा करना है कि इसमें कौन से कथन राज्यपाल के रिलेटेड, राज्यपाल से संबंधित गलत है। तो पहला ऑप्शन को देखिए कि राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के कृपा पर निर्भर करता है। तो सही बात है कि भले उसकी नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन जब भी राष्ट्रपति के लीक से बाहर गया या राष्ट्रपति के हिसाब से काम नहीं किया, तो राष्ट्रपति उसे अपने इच्छा के अनुसार कभी भी हटा सकता है। दूसरा, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाया जाता है। अब इसको देखते हैं हम, तब तक आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी दोनों सही बोल रहा है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है। तो यह राज्य में करता है, लेकिन यह सेंटर के स्टेट पर, इसे बेसिकली लोकसभा में बंद कर दिया गया है 2018 में। और अब जो दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति होती थी उसे रद्द कर दिया गया। अब यहाँ मेन प्रश्न उठता है कि राज्यपाल पर महाभियोग लगाया जाता है कि नहीं। तो यह बिल्कुल गलत है।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और इस पे महाभियोग जैसा कोई प्रावधान लगाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलता है। तो सेम कंडीशन, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ रहा है तो वही राज्यपाल होगा। 9वां प्रश्न है राज्य के मंत्री परिषदों के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो यह भी राज्यपाल करते हैं और किसके सहायता पे करते हैं, या मुख्यमंत्री के सहायता या सलाह पे राज्यपाल सभी मंत्रियों या जो राज्य के कैबिनेट है उनकी नियुक्ति करता है। तो कौन, राज्यपाल करता है मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पे। 10वां प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। अब देखिए, जैसे राष्ट्रपति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, तो सेम कंडीशन राज्य में देखा जाए तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जो झारखंड या फिर बिहार से अगर आप हैं तो बिहार के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। जैसे हाल ही में अता हसनैन जी को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। यह पहले मिलिट्री के ऑफिसर थे लेकिन एज अ रिटायरमेंट के बाद इनको राज्यपाल बना दिया गया है। सरकार के अच्छे संपर्क में रहे होंगे शुरू से। आगे देखिए, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। तो सेम राज्यपाल। कुल मिला के आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा राज्यपाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है कि राज्य की विधायिका यानी राज्य की विधायिका की बात करेंगे। तो राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं कि राज्य में कौन कौन से विधानमंडल होते हैं। अब हम सेंटर का या फिर केंद्र का उदाहरण लेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो सेम कंडीशन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। अब एक चीज यहाँ और गौर करने की है, जो ये विधान परिषद की बात की गई है यह अभी तक कुल मिला के भारत के 6 राज्यों में है, यानी झारखंड में नहीं है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और अभी हाल ही में तेलंगाना बना है वहां भी है। तो कुल मिला के 6 राज्य में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है और 6 के अलावा किसी और स्टेट में नहीं है। तो कुल मिला के राज्य के विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा। दूसरा प्रश्न है विधायिका से संबंधित कि बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। अब देखिए, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, अभी बताया मैं आपको कि बिहार में विधान परिषद भी है। तो इसका ऑप्शन तीनों हो जाएगा कि राज्यपाल भी है, विधान परिषद और विधानसभा, तीनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो यह सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि जितना भी स्टेट है सारे के लिए लागू होता है कि 169 अनुच्छेद के तहत आप अपने स्टेट में सेंटर से या फिर लोकसभा में रखवा के अपने राज्य के तरफ से मत और अपने स्टेट में आप विधान परिषद का निर्माण या फिर विधान परिषद को भंग कर सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 169 में बात की गई है। ठीक है, अगला देखिए कि राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है। तो विधानसभा 5 वर्षों के लिए होती है और हर 5 वर्ष में हमारे यहाँ चुनाव का प्रावधान किया गया है। 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो सबसे पहले बता दें कि राज्य जो विधान परिषद है वह कभी विघटन नहीं होता, यह एक अस्थायी सदन है। यह भारत में विशेष तौर पर राज्यों के द्वारा विशेष बहुमत या फिर अपने अपने स्टेट की इच्छा के अनुसार इसको बनाया या हटाया जा सकता है। इसका विघटन नहीं होता, इसको या तो पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाएगा या फिर इसको एस्टेब्लिश की जाएगी। तो यहाँ इसका उत्तर क्या होगा कि यह विघटन या खत्म नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद निवृत्त होते हैं, मतलब 2 साल के बाद 1/3 सदस्य खत्म या हट जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो इसका कार्यकाल इनडायरेक्टली देखा जाए तो 6 वर्ष का होता है जैसे राज्यसभा का है और यह कभी विघटन नहीं होता। वह अगला प्रश्न है 6ठा कि वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष विधानसभा और लोकसभा के लिए है, 30 वर्ष राज्यसभा और राज्य परिषद के लिए है जिसे विधान परिषद कहते हैं, 18 वर्ष मुखिया का चुनाव के लिए है। पहले 21 वर्ष का प्रावधान था मतदान करने के लिए, लेकिन बाद में इसको 69 यानी 69वां संविधान संशोधन के तहत इसको घटा के 18 कर दिया गया। तो 18 किसका होगा पंचायत से संबंधित चुनाव के लिए, 30 किसका होगा तो राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के लिए, 25 लोकसभा और राज्य विधान सभा के लिए है। 7वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा 7वां प्रश्न है कि वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कितनी है। तो मैं पहले बता चुका, उसकी आयु 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए
तभी वह जाके भारत के या फिर जो भी स्टेट है वहाँ के विधान परिषद में निर्वाचित हो सकता है, वहाँ का सदस्य बन सकता है। उसको कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। अगला प्रश्न है 8वां, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। अब कुल मिला के बात वहीं फंस रहा है कि अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़े तो आपका इसका उत्तर मिल चुका होगा। तो यह बेसिकली लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कोई विधायक धन विधायक है कि नहीं। सेम कंडीशन राज्य विधानसभा के सभा में या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कोई विधायक धन विधायक है कि नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है और उसके निर्णय पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगला प्रश्न है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में 75 सदस्य टोटल हैं और बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। लोकसभा में 40 सदस्य हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो कहाँ विधान परिषद है, तो यह बिहार में है। कहाँ नहीं है, तो केरल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में नहीं है, बिहार में है। अगला प्रश्न है जो कि बीपीएससी के 40वें एग्जाम में पूछा गया था। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो यह कौन करता है, तो यह संसद के द्वारा किया जाता है। और ऐसा प्रावधान राज्य के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किसी विधेयक के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई संसद अपने मन से ऐसा कुछ करे, बल्कि इसके लिए राज्य को अपने लिए बात उठानी पड़ती है और राज्य जिस हिसाब से मांग करता है कि नहीं हमको विधान परिषद चाहिए, तो उस हिसाब से उसके यहाँ 2/3 मतदान के बाद संसद में पेश किया जाता है बिल को, और उस पर विचार करके उनके यहाँ विधान परिषद या विधान परिषद का विघटन या बनाया, दोनों का काम किया जाता है। अब न्यायपालिका की बात करेंगे कि न्यायपालिका में क्या है। तो पहला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच कहाँ है। मनी कुल मिला के पूछा जा रहा है कि जैसे अलग अलग आप जाइएगा, मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का जो मेन हाई कोर्ट है जबलपुर में, लेकिन उसका बेंच अलग अलग है। जैसे उसका ग्वालियर में एक बेंच बैठता है, एक इंदौर में बैठता है। सेम कंडीशन अलग अलग स्टेट में भी है, लेकिन बिहार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बिहार में सिर्फ पटना उच्च न्यायालय है, इसके अलावा उसका कोई भी बेंच नहीं है जो किसी दूसरे जगह बैठता है। तो यहाँ होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, पटना के अलावा उसका कहीं कुछ वैसा प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले शामिल है। बिल्कुल, यह हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग मौलिक अधिकार के हनन की दृष्टि में या ऐसी परिस्थिति में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऑप्शन बी है कि अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। बिल्कुल, अपीलीय न्यायालय भी होता है। ऑप्शन बी भी सही। ऑप्शन सी क्या है कि प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण करता है और इसके द्वारा बनाए गए नियमों को इसके अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा या न्यायालय के द्वारा मानना अनिवार्य है। यह एक बेसिकली रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में काम करता है अपने राज्य के अंदर। जैसे सेंटर में आप जाइएगा तो वहाँ पे अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में काम करता है। वह भारत के हर एक स्टेट के लिए मान्य है और किसी भी स्टेट या किसी भी उच्च न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय द्वारा उसकी अवमान्य या फिर विरोध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सेम कंडीशन है कि अनुच्छेद 214 के तहत आपका हाई कोर्ट भी एक अपीलीय या फिर रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सेम कंडीशन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और विशेष वरिष्ठ जो हमारे प्रवक्ता होते हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है, मतलब रिटायरमेंट का एज क्या है। तो रिटायरमेंट का एज राज्य में मुख्य न्यायाधीश का 62 वर्ष है और केंद्र में अगर देखा जाए मुख्य न्यायाधीश का तो 65 वर्ष है। तो 62 किसके लिए है, राज्य या फिर हाई कोर्ट के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष का प्रावधान किया गया है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हमने पहले भी देखा। अगला प्रश्न है हमारे बीच
कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो सेम एक ही प्रश्न को 2 बार दोहरा दिया गया है। प्रथम विधि अधिकारी कहिए, महाधिवक्ता कहिए, या फिर जो भी इनको कहिए, सरकार का वकील कहिए, जो भी कहिए, लेकिन इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब हम लोग बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसके जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है, 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष में अध्यक्ष हो या फिर मुख्य सदस्य जो भी हो, दोनों को रिटायर कर दिया जाता है। 62 वर्ष का उम्र रखा गया है और 65 वर्ष आपके यूपीएससी के लिए है। तो 62-65 का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा कि 62 तो स्टेट के लिए है और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए है, जबकि 65 का प्रावधान यूपीएससी के लिए, जो कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है, तो सेम राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नहीं, नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इस्तीफा या फिर हटाने की प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को आया था और 26 नवंबर 1949 का ही हमारे भारतीय संविधान का कुछ प्रावधान को लागू किया गया था। हालांकि पूर्णतः संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन कुछ प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। अब स्वशासन की बात करेंगे, यानी स्थानीय स्वशासन, जैसे पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे। अब प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस ढंग का है, त्रिस्तरीय है, पंच स्तरीय है, एक स्तरीय है या फिर 2 स्तरीय है। तो भारत में सिर्फ ऐसे स्टेट जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पे 2 स्तरीय की प्रावधान किया गया है, लेकिन बिहार चूंकि जनसंख्या लगभग 12 करोड़ के आसपास है, तो यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात की गई है। और इसकी अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में की गई थी और उसी को आधार बना के 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय शाखा का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न हमारे बीच है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ेंगे, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर पर होगा। स्वाभाविक तौर पे हम लोग अपने आसपास के गांवों में देखे हैं कि गांव में ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है। कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। और मध्य स्तर पर देखें तो पंचायत समिति, जिसे हम लोग ब्लॉक के स्तर पर देखते हैं, तो यह पंचायत समिति होती है जहाँ के मुखिया प्रमुख के रूप में, झारखंड में प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं, बिहार में भी प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि सबसे उच्च स्तर पर जो कि तृतीय स्तर है, जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, और यह तीनों उत्तर सही है कि सबसे निचले स्तर पे हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत, बीच में देखेंगे पंचायत समिति और सबसे ऊपर देखेंगे जिला परिषद। तो इसका उपयुक्त ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे बीच, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए कि बिहार में ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा प्रश्न या सही है, उसको देखेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्ति की आबादी पर की जाती है। बिल्कुल सही है कि ग्राम पंचायत का गठन कब किया जाता है, जहां की आबादी 7000 प्रति व्यक्ति की आबादी पर किया जाएगा। ऑप्शन बी है कि प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। बिल्कुल सही है, 500 से ज्यादा। देखिए, ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्ति की आबादी पर किया जाएगा जहां की आबादी 7000 हो, और प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया है, जिसे हम एज ए वार्ड परिषद हम लोग देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है। बिल्कुल, मुखिया के नाम से जानते हैं जो ग्राम पंचायत के स्तर पर होता है। ब्लॉक के स्तर पर इसी को प्रमुख के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, ये जो 500 की बात की गई है, यहाँ पे आपका वार्ड बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। बिल्कुल सही बात है, प्रखंड का हम लोग जिक्र कर चुके हैं। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा 5000 की आबादी में से। जो पंचायत समिति का सदस्य जिसे प्रमुख के रूप में जानते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर बनता है, वह 5000 की आबादी में से चुना जाएगा।
और कोई एक व्यक्ति एज अ सरपंच या फिर एज अ प्रमुख चुना जाएगा। सरपंच कहना थोड़ा गलत होगा, लेकिन प्रमुख हम लोग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होता है? तो यह 50,000 का प्रावधान रखा गया है कि जहाँ की आबादी 50,000 से ज्यादा है वहाँ जिला परिषद कहा जाएगा। अब इसी को 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक तो हो गया जिला पंचायत, जिला परिषद हो गया, और जहाँ की जनसंख्या 10 लाख के आसपास है वहाँ हम इसे नगर पालिका के रूप में जानेंगे। बड़े बड़े स्टेट को नगर, बड़े बड़े जिला को, सॉरी, बड़े बड़े जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसे हम नगर पालिका के रूप में देखते हैं। छठा प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों या पदों में सभी कोटि में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यह बिहार के लिए बेसिकली 50% का प्रावधान किया गया है, लेकिन अदर स्टेट में देखिएगा तो 1/3 का प्रावधान किया गया है। और न सिर्फ जनरल सीट पे बल्कि जो इंडिविजुअल ST SC OBC है उसमें भी 1/3 सीट आरक्षण या आरक्षित होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए महिलाओं के प्रतिनिधि की बात की जाए तो यहाँ आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधि बढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायत में अति पिछड़े वर्ग यानी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यह बिहार में 20% का प्रावधान किया गया है कि जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको पंचायती राज अधिनियम में 20% का छूट दिया गया है या 20% का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तीनों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन किया गया, बिल्कुल सही। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 लाया गया, बिल्कुल सही है। बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र नियोजन एवं सेवा शर्त 2007 उपयुक्त, इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि जहां कुछ वैसा गलती लगे या फिर कोई शब्द मुंह से गलत निकल जाए तो उस कंडीशन में आप एक बार कमेंट करके हमको सुधारने का जरूर सलाह दीजिएगा। 9वां प्रश्न है कि वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में हुआ था? यानी 2016 में जो बिहार में पंचायती राज का चुनाव हुआ था वह कितने चरण में हुआ था? तो यह 10 चरण में आयोजित किया गया था। बिहार में अंतिम बार पंचायती राज का चुनाव अप्रैल मई 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो यह जो पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है और इसका चुनाव का संचालन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है और यह समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि आगे का जो यह बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 इसे बाद में पढ़ाने का प्रावधान था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आ गया है तो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्वाभाविक रूप से मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता वास्तविक तौर पे कौन करेगा? तो उस पंचायत के मुखिया के द्वारा की जाएगी जहां पे ग्राम सभा का गठन किया गया है। अगर मुखिया नहीं है तो उप मुखिया इस गठन की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे दे सकता है, यानी इस्तीफा किसे दे सकता है? तो इसका होगा कि ग्राम पंचायत के मुखिया को। अगर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर या फिर अपने सदस्यता के लिए त्याग पत्र देता है या इस्तीफा देता है तो किसको देगा? तो यह ग्राम पंचायत के मुखिया को देगा, यानी सीधा तौर पे कहा जाए तो वह मुखिया को अपना इस्तीफा देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि आज का अंतिम है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम से संबंधित ग्राम पंचायत की जो बैठक है उससे कौन सा कथन सही होगा? तो एक बार देख लेते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को चुनना है तो ऑप्शन ए है कि ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी, दूसरा। तीसरा ऑप्शन है कि मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुला सकती है। कुल मिला के इतना जो लंबा चौड़ा लिखा है उसमें लिखा हुआ है
इसका सबसे अच्छा या फिर सबसे कम शब्दों में है कि क्या मुखिया विशेष ग्राम सभा की विशेष बैठक बुला सकता है। इसका ऑप्शन डी कट गया था, लेकिन हम अलग से ऐड कर देते हैं। ऑप्शन डी है कि मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी। तो इसका उत्तर क्या होगा कि ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्य की कुल संख्या की आधी होती है। अगर आधा लोग अगर बैठता है तो एज ए गणपूर्ति, जैसे लोकसभा में या राज्य विधानसभा में 1/10 गणपूर्ति होता है, तो यह पंचायती राज अधिनियम के लिए आधा, जितने सदस्य उसमें आधा आते हैं तो फिर ग्राम सभा की बैठक होगी। तो इसका उत्तर सही क्या होगा कि मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। तो बुलाने का अधिकार नहीं है मतलब ऑप्शन सी गलत है, मुखिया विशेष बैठक नहीं बुला सकता। बाकी के दो ऑप्शन सही हैं कि मुखिया बैठक बुला सकता है और इसके लिए ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए, मतलब 2 महीना में एक बार होना चाहिए। और गणपूर्ति के लिए आधा सदस्य की आवश्यकता होती है। आधा सदस्य एज ए गणपूर्ति के रूप में देखा जा सकता है, सदस्य गणपूर्ति के रूप में। ये आज का हमारा रहा बिहार के राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक। ऐसे और भी टॉपिक में लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। विशेष रूप से आपको उपयोगी होगा। जहां कहीं भी शब्दों का थोड़ा बहुत उलट फिर नजर आया होगा तो उस कंडीशन में आप एक बार मैसेज करके हमें बताएं ताकि हम उसे सुधार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य बनाए रखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और बिहार के और भी टॉपिक को लेके आऊँगा और एक लेक्चर या 2 लेक्चर में हमारा बिहार का राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। और यह जो मैं नोट्स दिया हुआ या फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बेसिकली बिहार एक परिचय करके बुक है जो कि इम्तियाज अहमद द्वारा लिखी गई है, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, उससे इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही हमें भी प्रोत्साहन दें अपने सब्सक्राइब लाइक और शेयर के माध्यम से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धैर्य बनाए रखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।